बाजवा साहब सर आपके शागिर्द रशीद, उनको फिर चीफ लगाया गया और जी। आपने सिफारिश की। मैंने की, बिल्कुल, मैं उस पर कोई हिजाब नहीं है। और मियाँ साहब ने भी एक दो दफ़ा मुझे याद दिलाया, अभी रिसेंटली भी, तो मैं कहता हूँ जी हाँ मुझे कबूल है, मैंने बहुत सिफारिश की थी। और वो ये था कि बाजवा साहब पढ़ते थे किसी ज़माने में, और कॉलेज में नहीं पढ़े हमारे, मैं स्कूल में जिस ज़माने में पढ़ाता था उसी सर सैयद स्कूल में, तो ये 6ठी 7वीं में कहीं पढ़ते थे वहाँ पे, और इन्हें याद था। एक दिन मुझे अचानक मिल गए, कराची में जा रहा था तो यहाँ रावल लाउंज में इनके साथ पूरे थे, तो मुझे आके मिले। आसिम बाजवा साहब ने कहा जी जनरल साहब मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा मिलें, तो ये आके मिले। तो इन्होंने तारुफ़ कराया जी कि मैं आपसे उर्दू पढ़ता रहा हूँ सर सैयद स्कूल में, फ़लाँ सन में। फिर सारे टीचरों के नाम इनको याद थे उस समय, एक एक टीचर का, फ़लाँ कैसे हैं, फ़लाँ कैसे हैं, फ़लाँ अच्छा। कैसे। जी हाँ। तो एनी हाउ वो मेरे शागिर्द चुके निकल आए। मैंने कहा जी कहाँ हैं आप आजकल? तो कहने लगे जी मैं आजकल 10 कोर का कमांडर हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर इनकी वालिद या वालदा फौत हुई, तो मैं इनके और धरने के दौरान भी वो 10 कोर के कमांडर थे और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव उस वक्त रिस्पांस किया था जब भी उस वक्त मार्शल लॉ नहीं लगा था। बिल्कुल सही है। ये बात दुरुस्त है। उन दिनों भी मेरी उनसे एक बड़ी अच्छी तफसीली मुलाकात हुई थी जब ये धरने ज़ोरों पे थे। ये ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके अलावा भी जब मेरी मुलाकातें उससे होती थी तो चंद चीज़ों में वो बड़े क्लियर नज़र आते थे, और जो सोचें अब भी हैं उनकी। मिसाल के तौर पर वो इंडिया के बारे में ये कहते थे जी कि हमारे तजारती ताल्लुकात होने चाहिए और इंडिया के साथ मामला ठीक रखें उन्होंने। आपने देखा है कि सरहदों पे भी ज़्यादा वो नहीं होता था। फिर ये जो जिहादी सिलसिले हैं इनके भी वो हामी नहीं थे। ताल्लुकात को कश्मीर के हवाले से भी कहते थे जी कि हमें, लेकिन ट्वीट उन्होंने करवाया था रिजेक्टेड वाला जो था, रिजेक्टेड वाला हुआ। और वो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नहीं, आप सुनाए सर। जब ट्वीट हुआ तो मैं घर पे था, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे खौफ आया। मैंने कहा ये तो बड़ा खौफनाक ट्वीट है। मैंने इनके जो ससुर हैं जनरल अमजद, उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ हैं जनरल साहब? उन्होंने कहा जी वो तो बाहर कहीं लाहौर हैं या कहाँ पे हैं। मैंने कहा मैंने मिलना है फ़ौरन। तो कहने लगे अच्छा तो आप आ जाएं। तो जो ही वो आते हैं तो मैं चला गया खैर उनके घर, बावजूद ऑपरेशन के। जनरल साहब जब घर पहुँचे, इन्होंने ADC भेजा, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के जनरल साहब के पास ले गया। मैंने अमजद साहब को भी साथ लिया। मैंने कहा मुझे सपोर्ट दें। मैंने कहा जी ये क्या किया? नहीं, मेरे नहीं कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा आते ही, सर ये क्या कर दिया है वज़ीर आज़म ने, मेरी पीठ पे खंजर घोंप दिया है। मैंने कहा क्या हुआ जनरल साहब? वो बोलते रहे कुछ 10-15 मिनट। जब वो कर चुके सारा कुछ, तो मैंने कहा जी कि अब बताएं हुआ क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने कहा है और वो नहीं हुई, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं की थी और वज़ीर आज़म ने कर दी? आपने जिन जिन लोगों को कहा उन्होंने निकाल दिया। अगर कोई लफ्ज़ दाएँ बाएँ हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता, आप बात कर लेते उससे। और मैंने उन्हें एक जुमला मैंने ख़ास तौर पे कहा। मैंने कहा ये आप जो कहते हैं ना परवेज़ रशीद को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल, अगर वो आपसे आज ये कहे कि ये रिजेक्टेड जिसने किया उसको निकाल दो, निकालेंगे आप? मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालेंगे। जनरल आसिफ गफूर थे DGI-SPR उस वक्त। आसिफ गफूर थे उस वक्त। आसिफ, मैंने कहा कि जिनको आप निकलवा रहे हैं ना वो वज़ीर आज़म के कोर कमांडर हैं, आपके लिए तो कोई अहमियत ही नहीं है उनकी। तो इसलिए मामलात को ठंडा रखें। फिर ये जो आगे 15 दिन है, ये एक पूरी किताब का मौजू है, तुम्हारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरी उनसे भी मुलाकातें रहीं, इधर भी मुलाकातें रहीं। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मियाँ साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी कि कम वक्त में ये स्टेटमेंट जारी करें। वो मैंने बड़ा रोका। कहने लगे नहीं, मैंने वो स्टेटमेंट भी तैयार कर ली। फिर मैंने बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। तो आपने उनको याद नहीं करवाया उस वक्त के आपने सिफारिश की थी उनकी, और वो स्टोरी भी ज़रा क्विकली मुझे सुना दें। देखिए उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई? दो चीज़ें थी। एक तो ये है कि चलें मेरे कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मेरे कॉलेज का भी एजाज़ होगा, मेरा भी एजाज़ होगा। दूसरा ये कि उनके आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ से मिलते थे। ठीक है ना, मियाँ साहब की सोच है कि मामलात पड़ोसियों से ठीक होने चाहिए, तजारती ताल्लुकात अगर हम शुरू कर सकते हैं तो होने चाहिए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए। तो इस हद तक बड़ी कॉमनैलिटीज़ थी, और यही चीज़ें थी कि मैं उनके साथ कहता रहता। तो फिर एक शाम जिस शाम उनकी तकर्री होनी थी, हम कहीं बाहर गए हुए थे, आज़रबाईजान थे या कहीं थे, तो मुझे मियाँ साहब साथ ले गए थे।
वहाँ भी डिस्कशन होती रही। वहाँ से जब वापस आए तो चकलाला से मैं अपने घर चला गया और उसी दिन शाम को फैसला होना था, लेकिन उस वक्त तक मियाँ साहब ने नहीं बताया कि मैंने क्या करना है। मुझे शाम को फिर घर से MS का फ़ोन आया जी कि मियाँ साहब बुला रहे हैं। मैं आ गया तो वज़ीर आज़म अपने दफ्तर से निकल के आया अपने कमरे में, तो मैं भी आ गया। तो कहने लगे कि मैंने ये फ़ैसला किया है। मैं कहा जी चलें। कहते कि आप मुसलसल मुझे कहते रहें और आपके कहने को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। मुझे यहाँ तक कहा कि आप ख़ुद फ़ोन करके उन्हें बताएं। मैंने कहा नहीं सर, वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो फॉर्मल चैनल है उससे बताएं। लेकिन बाजवा साहब ने आपको कहा कि भाई मुझे करें या नहीं, सिर्फ नाम आए तो आपने कहा पुरानी हो गई हैं, हम अच्छा। क्या करे दें। लेकिन जाहिर है कि बाजवा साहब को मेरे और मियाँ साहब के ताल्लुकात का पता था और वो यकीनन चाहते थे कि मैं उनके बारे में कहूँ। लॉबिंग की, लॉबिंग का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन एक ख्वाहिश तो होती है ना कि एक अगर वज़ीर आज़म तक एक आवाज़ पहुँच सकती है और मेरी शनासाई है उससे, तो वो किसी न किसी हद तक तो वो हो जाती है ना बात। मतलब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया आपके सामने और दोबारा एक्सटेंशन के लिए भी किया, जो अभी रिसेंटली जनरल आसिम की जब आसिम मुनीर साहब की जब हुई है। मेरा उनसे जिस दिन मियाँ साहब चले गए हैं ना, फरागत हुई है ना आर्मी अपना सारी वज़ीर आज़म हाउस से, उसके बाद से मेरा जनरल बाजवा साहब से रहा। मगर वो एक्सटेंशन चाहते थे, ये बिल्कुल चाहते थे, ये मुझे मालूम है, वो चाहते थे। और यहाँ तक भी बातें वहाँ हुई हैं जब मैं लंदन में था कि जी अगर ना दी गई तो शायद मार्शल लॉ वो लगा देंगे। तो नवाज शरीफ ने कहा जी कुछ भी हो जाए, मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दे सकते।